हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि हम लोग बिहार डीएलएड 2026 के साइंस के सेट नंबर 15 लगाने वाले हैं। इससे पहले तक हम लोग सेट 14 तक बात कर लिए थे और आज हम सेट 15 लगाने वाले। इससे पहले वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं, आप फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फ्यूचर स्टडी सेंटर के भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेट का अर्थ होता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार डीएलएड में, उन्हीं क्वेश्चन को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो थ्योरी बेस्ड होते हैं और जो एग्जाम में आने के लिए संभावना होती है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, उन्हीं क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। हम हर सेट में कितना टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार डीएलएड में पूछा गया है, उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। उत्सर्जन है, संचारण है, पोषण है या प्रजनन है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर आवश्यक मतलब कि आवश्यक जीवन मतलब कि जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंस है। यदि ये ना हो, यदि हम ना करें तो क्या होगा, हम जीवित नहीं रह सकते। इसके अवशिष्ट मतलब कि हम उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। यहीं पे मतलब कि यहाँ पे गैर, यहाँ पे वो गैर कौन सा है, उत्सर्जन है। तो आप इमेजिन कीजिए कि यदि आप कुछ खाते हैं या आपके शरीर में अलग अलग तरह के वेस्ट मटेरियल बन रहे, तो क्या होगा, आप उसको उत्सर्जित कर ही नहीं रहे, तो क्या होगा, आपके बॉडी के लिए वो हानिकारक ही ना है। जैसे कि आपके शरीर से पसीना नहीं निकल रहा है या आपके शरीर से मल मूत्र नहीं निकल रहा है, ये मतलब कि यूरिन में कितने भी तरह के यूरिन से जो जितने भी तरह के हम मूत्र के द्वारा जितने भी निकालते हैं वो कितना हानिकारक होता है, या मल के द्वारा निकालते हैं वो सब हानिकारक होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। यदि हमारे वो बॉडी में रहेगा तो कितना हार्मफुल होगा, तो उसको निकालना सही है। तो ये हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करें तो संचारण भी है। एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज का गमन ना हो तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंस है। मतलब कि मानिए कि आप ऑक्सीजन किए और एक जगह से दूसरे जगह गया ही नहीं, या आपके भोजन किए, आपके बॉडी में एनर्जी बन गया और एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह गमन नहीं कर रहा था, उसके अलावा भी आप जीवित नहीं रह सकते। उसी तरह पोषण, आप भोजन को नहीं खाइएगा तब भी आप जीवित नहीं रहिएगा। और प्रजनन, यदि आप प्रजनन नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपका ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप प्रजनन नहीं करेंगे तो आपका जो वंश है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। तो सब जरूरी है। तो इस ऑप्शन में सब के सब सही दे दिया गया है, लेकिन मतलब कि इस ऑप्शन मतलब कि यदि जो ये बिहार डीएलएड में क्वेश्चन पूछा गया, ये सब के सब हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमको इसमें से कोई भी गैर नहीं है। लेकिन बिहार डीएलएड ने जो ऑप्शन बी संचारण है, वो संचारण को सही माना है। तो आप भी क्या कीजिएगा, संचारण को मार के आइएगा ऑप्शन में। ऐसे संचालन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसको कोई और ऑप्शन रखना चाहिए, या यहाँ पे नॉन ऑफ दिस मतलब कि इनमें से कोई नहीं रखना चाहिए। लेकिन यदि ये कुछ नहीं दिया है, संचालन दिया है और वो संचालन को ही सही मानता है, तो आपको भी क्या करना है, संचालन मार के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में होगा, क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। मतलब कि क्रायोजेनिक्स क्या है, एक वैज्ञानिक है, मतलब कि विज्ञान का ही भाग है। जिस तरह से विज्ञान का अलग अलग तरह से पार्ट होता है, उसी से एक पार्ट क्या है, क्रायोजेनिक्स। उसके अंतर्गत एक विज्ञान है जो संबंधित है। वो किससे संबंधित है, उच्च तापमान से, निम्न तापमान से, परमाणु ऊर्जा से या आणविक विज्ञान से। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो जो है क्रायोजेनिक्स वो है वो निम्न तापमान से संबंधित है। मतलब कि जो क्रायोजेनिक्स है वो किससे संबंधित है, तो निम्न तापमान से। मतलब कि -150 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि -150 डिग्री सेल्सियस से यदि हम कम तापमान की बात करें तो वो किसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, तो क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम नाइट्रोजन को पढ़ते हैं, ऑक्सीजन को पढ़ते हैं। इसके अलावा बात करें तो आर्गन को पढ़ते हैं। मतलब कि नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या बात करें कि आर्गन, इसकी तापमान की बात करें तो इसका तापमान -150 डिग्री से भी कम होता है। तो इसको किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, इसको अंतर्गत
क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तापमान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्थापित किया गया था। मतलब कि प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत था उसको किसने प्रस्थापित किया था, किसने बताया था? न्यूटन के द्वारा हो गया, हाइगेन्स के द्वारा हो गया, प्लैंक के द्वारा हो गया या फैराडे के द्वारा हो गया। तो प्रकाश के तरंग का सिद्धांत मतलब कि यहाँ प्रकाश का तरंग का सिद्धांत प्रस्थापित करने के लिए वो जो थे वो हाइगेन्स साहब थे। कौन थे? हाइगेन्स जो थे उन्होंने क्या किया था? हाइगेन्स साहब ने बताया था। लेकिन बात करें कि प्रकाश का कनिक सिद्धांत, क्या चीज? कनिक सिद्धांत। तो कनिक सिद्धांत के बारे में बताने वाले जो थे वो थे न्यूटन साहब। प्रकाश के कनिक सिद्धांत की बात करें तो प्रकाश के कनिक सिद्धांत को न्यूटन साहब ने बताया था, लेकिन तरंग सिद्धांत के बारे में हाइगेन्स साहब ने मतलब कि हाइगेन्स के द्वारा बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि जब किसी पिंड पर मतलब कि कोई पिंड है, मतलब कि कोई पदार्थ है, उस पर क्या किया जा रहा है? उस पर कोई स्थिर बल लगाया जा रहा है। बल लगाया जा रहा है मतलब कि उस पर फोर्स लगाया जा रहा है। तो फोर्स लगाने के बाद बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान डैश से जाएगा। मतलब कि कोई पिंड है, कोई पार्टिकल है, मानिए कि वो पिंड एक बॉल ही है और उस बॉल पर आप फोर्स लगाते हैं तो वो एक समान से क्या जाएगा? गति से जाएगा, वेग से जाएगा, त्वरण से जाएगा या समवेग से जाएगा। तो यदि आप न्यूटन के दूसरे नियम को पढ़े होंगे तो उसको रूपांतरित करके एक फार्मूला बनाया गया था और वो फार्मूला रूपांतरित करके क्या बनाया गया था? F = m में, F = m में। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, मानिए कि ये पार्टिकल है, वो यही पिंड है और इस पिंड का कुछ ना कुछ तो मास होगा। तो इस पिंड का कुछ ना कुछ मास होगा और इस पे क्या क्या लगाया जा रहा है? इस पर फोर्स लगाया जा रहा है। तो यदि हम इससे क्या जाएगा तो A = क्या हो जाएगा? A = हो जाएगा, m को इधर भेज दे तो F/m, मतलब कि वो एक समान से क्या जाएगा? तो एक समान A से जाएगा। एक अर्थ होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हिंदी में से बोलते हैं त्वरण, तो वो एक समान त्वरण से जाएगा। मतलब कि यदि हम एक स्थिर पिंड को, यदि हम कोई स्थिर पिंड को, स्थिर पिंड को हम स्थिर बल लगाते हैं, कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं, तो वो क्या होगा? वो एक समान त्वरण से जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। मतलब कि प्रकाश की गति कहाँ न्यूनतम होगी? जब वह गुजरती है वायु से होकर, जल से होकर, कांच से होकर या निर्वात से होकर। तो आप पढ़े होंगे कि जो प्रकाश होता है वो निर्वात में सबसे अधिक गमन करती है और निर्वात के बाद वो जल में और उसके बाद में जल के बाद हो जाएगा ठोस पदार्थ में। मतलब कि प्रकाश को गमन करने के लिए निर्वात चाहिए, खाली स्थान चाहिए। मतलब कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी तरह का पार्टिकल नहीं चाहिए, किसी भी तरह का क्या बोला जाता है, किसी भी तरह का कोई पदार्थ नहीं चाहिए गमन करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान के गमन करने के लिए। तो ऑप्शन के अनुसार देखिए तो वायु से होकर, वायु जो होता है वो निर्वात से तनकी हल्का सा उसका मान ज्यादा होता है, जल से और कांच से और निर्वात से। तो निर्वात में तो सबसे ज्यादा होगा, जल में उससे कुछ कम होगा और कांच में, लेकिन कांच में सबसे अधिक होगा। मतलब कि प्रकाश का न्यूनतम वेग कहाँ होगा? तो कांच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन होता है। ये भी क्वेश्चन एक और बताए थे, उसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल में क्वेश्चन पूछ लिया है कि एक जल है, उस जल को क्या करते हैं? मतलब कि कोई जल है और उसमें क्या करे? 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक उस जल को गर्म करते हैं। तो जल का क्या होगा? उस जल का आयतन बढ़ता है, कमता है, पहले कमता है बाद में बढ़ता है, पहले बढ़ता है बाद में कमता है। तो हम बताए थे कि जल का जो आयतन होता है वो सबसे मतलब कि द्रव्यमान सबसे अधिक कहाँ होता है? द्रव्यमान सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यदि 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका आयतन अधिक होता है तो वहां पे उसका द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान अधिक होता है। सबसे ज्यादा द्रव्यमान कहाँ होता है जल का? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो आयतन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? आयतन सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है? उसका तापमान पहले कमता है
क्या होता है, कमता है। और वही बात करें कि 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जो उसका द्रव्यमान है वो बढ़ता है। तो पहले क्या होता है, पहले कमता है और फिर बढ़ता है। इसके बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिए थे, इसको अच्छी तरह से डिफाइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है, मतलब कि कोई दीपक है और उससे तेल ऊपर उठता है, मतलब कि आप कोई दिया जलाए और वो दिया को आप जलाते हैं तो उससे बत्ती से, मतलब कि वो जो बत्ती रुई लगाते हैं उस रुई से तेल ऊपर जाता है। किसके कारण जाता है, क्योंकि तेल वाष्पशील होता है, क्योंकि तेल अधिक हल्का होता है, पृष्ठ तनाव के कारण या केशिका क्रिया के कारण। तो बता दें कि जो किसी मतलब कि जो रुई होता है उस रुई के अंदर छोटे छोटे रेशे होते हैं और रेशा क्या करता है, एक ट्यूब की तरह कार्य करता है, मतलब कि एक ट्यूब की तरह क्या करता है कि वो तेल को खींचता है ग्रेविटेशन के विपरीत और वो क्या करता है, तेल को ऊपर की तरफ लेके जाता है और उसको क्या बोलते हैं, केशिका। मतलब कि वो केशिकाएं होते हैं तो वो किसके कारण होता है, केशिका क्रिया के कारण होता है और वो ग्रेविटेशनल के विरुद्ध ले जाकर क्या करता है, ऊपर उसके बत्ती के तेल से ऊपर लेके जाता है। क्या करता है, बत्ती को तेल से ऊपर लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है कि मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है। तो इसको बारे में भी बहुत बार बता दिए हैं कि मोटर कार में पीछे देखने के लिए कौन सा लेंस दर्पण लगाया जाता है, समतल समतल उत्तल दोनों दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते थे, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में या कान नाक के डॉक्टर उपयोग करते थे। क्यों करते हैं, क्योंकि वह छोटे चीज को भी बड़ा करके दिखाता है। लेकिन जो हमको मोटर कार में यूज करते हैं वो क्या है, हमको बड़े बड़े ट्रक बस को छोटा करके दिखाए, क्योंकि वो बड़े चीज को छोटा करके दिखाएगा तब ना दिखाएगा कि वो कितना दूर है। इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वो बड़े बड़े वस्तु को भी क्या करता है, छोटा करके दिखाता है। मतलब कि उतने बड़े बड़े बस ट्रक को क्या करता है, एकदम छोटा करके आपको क्या करता है, आपके मिरर में दिखाता है। हम इसलिए किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है कि त्वरित चालक, मतलब कि जो त्वरित चालक निर्मित होते हैं, मतलब कि जो त्वरित चालक होते हैं वो निर्मित होते हैं लोहा से, तांबा से, इस्पात से, एल्युमिनियम से। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले बार बता दिए थे कि सबसे अच्छा चालक किसमें गमन करता है। तो सबसे अच्छा चालक करता है एजी, एजी मतलब कि चांदी। उसके बाद बात करें तो कॉपर, कॉपर के बाद बात करें तो एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बाद करें तो एल्युमिनियम के बाद बात करें तो एयू, एल्युमिनियम के बाद बात करें तो क्या होता है, एयू। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चांदी, इसको बोलते हैं चांदी, एजी को। कॉपर इसको बोलते हैं कॉपर, हिंदी में भी कॉपर, इंग्लिश में भी कॉपर। इसको बोलते हैं एल्युमिनियम, इंग्लिश और हिंदी दोनों में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। उसके बाद बात करें तो ये हो जाएगा एयू का अर्थ है सोना, मतलब कि सबसे अधिक प्रकाश गमन ज्यादा कहां करता है, तो चांदी में करता है, फिर कॉपर, फिर एल्युमिनियम और सोना। तो इस क्रम में दिया होता है। तो यहाँ पे एजी तो चांदी तो दिया नहीं है, इसके अलावा कॉपर, कॉपर को तांबा बोला जाता है हिंदी में, और इसके अलावा एल्युमिनियम, तुमको कॉपर एल्युमिनियम दोनों दिया हुआ है, लेकिन सबसे अधिक कौन करता है, एल्युमिनियम से ज्यादा कॉपर करता है, तो हम कॉपर मारेंगे, तांबा मारेंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है कि पदार्थ का लघुत्तम अंश होता है, मतलब कि कोई भी पदार्थ का लघुत्तम अंश, मतलब कि छोटे से छोटे अंश को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं या क्वार्क बोलते हैं। तो इससे हम पहले बता दिए थे कि जो परमाणु होता है उस परमाणु के मौलिक कण को क्या बोला जाता है, मतलब कि एटम, एटम मतलब कि परमाणु, परमाणु को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। एटम का जो मौलिक कण होता है, मौलिक कण, एटम का मौलिक कण क्या होता है, मौलिक कण होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सब क्या है, ये सब के सब इसका मौलिक कण है। लेकिन ये जो मौलिक कण है उस मौलिक कण का भी लघुत्तम अंश होता है, कौन, क्वार्क। उस मौलिक कण का भी लघुत्तम कण क्या होता है, क्वार्क होता है। इसका अर्थ हो गया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसका जो सूक्ष्म कण होता है वो होता है क्वार्क, मतलब कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनता है वो क्वार्क से बनता है। और ये जो क्वार्क होता है ये भी 6 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 6 टाइप का होता है। और हमको इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछता है तो हम इतना डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन इतना बता देते हैं कि ये भी क्या बनता है, 6 टाइप से बनता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन में भी एक पार्टिकल होता है, वो भी एक
लघुत्तम अंश के अंतर्गत आता है। उसके अलावा टॉर्क बात कर दे, ये टॉर्क आता है। इसके अलावा अलग अलग तरह के पॉजिट्रॉन हो गया, अलग अलग पॉजिट्रॉन तो दूसरा हो गया, अलग अलग तरह के पॉजिट्रॉन के बारे में तो बता दिए कि ये क्या है, बीटा का है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ही एक अंश है। इलेक्ट्रॉन को ही एक अंश है जो बीटा के रूप में होता है, और इससे पहले वाले सेट में हम इसके बारे में बताए थे। तो ये क्या हो गया, इसका लघुत्तम अंश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ क्या रहा है, निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिक अनुकूल ईंधन क्या है। पारिस्थितिक अनुकूल मतलब कि हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल हो, पर्यावरण के लिए बढ़िया हो, वो कौन सा ईंधन है। कोयला, पेट्रोल, हाइड्रोजन या डीजल, इसमें से कौन सा हमारे पर्यावरण के लिए बढ़िया ईंधन है। तो पर्यावरण के लिए बढ़िया ईंधन का अर्थ क्या हो गया कि उसको जलाने से पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो क्या होगा, यदि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। इसके अलावा अलग अलग तरह के धुएं निकलते हैं, अलग अलग तरह के विषैले गैस निकलते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या हो, ये सब विषैले गैस ना निकले, धुआं ना निकले, और हमको अच्छी मतलब कि अच्छा क्वालिटी का ताप दे, जिससे हम जो कार्य को करें वो बढ़िया हो जाए। तो इसमें से अनुकूल कौन सा है, तो कोयला को जलाएंगे तो कोयला से धुआं निकलता है। पेट्रोल भी हमारे लिए बढ़िया नहीं है, क्योंकि इससे अलग अलग तरह के विषैले निकलते हैं, जैसे कि सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, जो हमारे पर्यावरण के लिए बढ़िया नहीं है। डीजल से भी अलग तरह के विषैले निकलते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो हमारे पर्यावरण के लिए बढ़िया है। हाइड्रोजन के अलावा बात करें तो सीएनजी हो गया, मतलब कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी हो गया। इसके अलावा भी अलग अलग तरह के होते हैं, बायोगैस के नाम सुनेंगे, सब क्या है, ये सब हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा हो गया। या इलेक्ट्रिकल, जितना भी इलेक्ट्रिकल गैस हो गया, अभी इलेक्ट्रिक पे जो यूज करते हैं, ये सब क्या हो गया, हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है, इससे हमको पर्यावरण का नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमको कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर, मतलब कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली वो शीशा का प्लेट होता है, मतलब कि शीशा का ही एक रूपांतरित भाग होता है जो बहुत सा छोटा होता है, मतलब कि हमारे जो बाल का बराबर होता है, जो एक बाल होता है उसके बराबर होता है, या उससे हल्का सा बड़ा होगा, एक रेशा के बराबर। तो वो क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर, या तो वो कांच का होगा या ये फाइबर का होगा। फाइबर है तो फाइबर या प्लास्टिक बोल सकते हैं, उसका बना होता है। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है, प्रकीर्णन के, व्यक्तीकरण के, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करके, या अपवर्तन के। तो ये बेसिकली काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। मतलब कि आप मानिए कि यह फाइबर, मतलब कि एक फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर जो हम बताएं एक कांच का है, वो एक साफ सुथरा एक कांच का ट्यूब ले लीजिए, कुछ इस तरह से, जो आप साइंस लैब में देखे होंगे, कुछ इस तरह के जो होते हैं। ये तो कुछ बड़ा हो गया, उससे भी बहुत पतला होता है, हम जैसा कि बता दें कि बाल के बराबर होता है। और उससे आप क्या कीजिए, एक रे ऑफ लाइट को परावर्तित कीजिए। एग्जाम्पल के लिए एक ऐसा ले लीजिए और वो साफ सुथरा, और उससे जब रे ऑफ लाइट कीजिएगा तो क्या होगा, इससे प्रकाश रूपांतरित होकर क्या होगा, पूरा प्रकाश इसी में छितिर बितर हो जाएगा। तो ये क्या, पूर्ण आंतरिक, मतलब कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, पूरा आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो यही कह रहा है क्वेश्चन में कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि ईईजी का प्रयोग डैश डैश व्याधि के निदान के लिए किया जाता है। मतलब कि ईईजी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हृदय के लिए, यकृत के लिए, मस्तिष्क के लिए, फुसफुस के लिए। तो आप यदि हॉस्पिटल में गए होंगे तो आप सुने होंगे कि जांच में ईईजी का जांच होता है, वो कहाँ होता है, तो मस्तिष्क के लिए होता है। मतलब कि किसके लिए होता है, मस्तिष्क के लिए होता है। मतलब कि आपके मस्तिष्क में किसी भी तरह का बीमारी हो जाता है, आपको नींद संबंधी, या आपके मस्तिष्क से किसी तरह का रोग हो, या आपके किसी के मस्तिष्क के ऊपर रिसर्च करना हो कि हाँ, जैसे कि न्यूटन बोल रहे हैं, हाँ, आइजैक न्यूटन या बड़े बड़े लोगों के क्या किया जाता है, ब्रेन को क्या किया जाता है, जांच किया जाता है। तो किसके माध्यम से किया जाता है, ईईजी के माध्यम से किया जाता है। या आपके ब्रेन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको जांच करने के लिए हम कौन सा जांच करवाते हैं, ईईजी का। आपको मानिए कि चक्कर का बीमारी हो रहा है, या बार बार, या आपको नींद में समस्या आ रहा है, या आपका ब्रेन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या किया जाता है, ईईजी क्या होगा। इसके अलावा आप सुनोगे कि ईसीजी होता है। क्या होता है, एक बीमारी में ईसीजी होता है, और ईसीजी किससे संबंधित है, तो ये संबंधित होता है हृदय से संबंधित होता है ईसीजी। मतलब कि आपको हृदय संबंधी किसी भी तरह का रोग होता है तो उसमें ईसीजी करवाया जाता है, और आपको ब्रेन संबंधी किसी भी तरह का रोग होता है तो उसमें ईईजी, और ये क्या है, एक जांच है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक है। मतलब कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, मैडम क्यूरी थी,
पियरे क्यूरी थी, आयरन क्यूरी थी, या बेकवेरेले थे। तो बेकवेरले मतलब कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले, मतलब कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले थे बेकवेरले। इनका नाम था हंसे बेकवेरले। क्या थे? हंसे हंसे बेकवेरले, बेकवेरले, वेरेल, हंसे बेकवेरले। और इन्हीं के सिद्धांत को आगे बढ़ा के ले गए प्यूरी क्यूरी और मयूरे क्यूरी। कौन कौन? एक तो प्यूरे क्यूरी थे और एक थे मयूरे, मयूरे क्यूरे, मयूरे क्यूरे। इन दोनों ने क्या किया? मयूरे क्यूरी, ये दोनों ने क्या किया? तो ये जो हंसे बेकवेरेल थे उन्हीं के सिद्धांत को आगे लेके गया। और वो सिद्धांत क्या था? रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता किस पे निकाले थे? तो ये यूरेनियम पे किए थे। आपको पता होगा कि यूरेनियम से अलग अलग तरह के रेडियो निकलते हैं, तो उसी सक्रियता को क्या किए थे? आगे बढ़ाए थे। कौन सबसे पहले आविष्कार करने वाले थे? हंस बेकवेरले, जो यहाँ पे बेकवेरले के रूप में दिया गया। और इन्हीं के सिद्धांत को आगे लेके कौन गए थे? प्यूरे क्यूरी और म्यूरे क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा कि विद्युत जो स्त्री होता है, मतलब कि आयरन जो होता है, उसमें अब्रक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह ताप का सुचालक लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। ताप का कुचालक लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। ताप तथा विद्युत दोनों का सुचालक होता है। विद्युत ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। मतलब कि आप विद्युत स्त्री को देखे होंगे। विद्युत स्त्री मतलब कि वो स्त्री, मतलब कि दो तरह का स्त्री होते हैं। एक ऐसा स्त्री होता है, मतलब कि मानिए कि आपके गांव में हो या शहर में हो, वहां पे क्या करता है? आपके कपड़े को ले जाता है और आपके आयरन को, वो आप कपड़े को इस्त्री करके आयरन करके आपके घर पे पहुंचा देता है। तो वो बेसिकली ज्यादातर दो तरह से करते हैं। एक तो हो गया विद्युत वाला होता है, जो अलग अलग तरह के कंपनी का आता है। और एक होता है जो क्या होता है, कोयले के आगे पे रख के गर्म किया जाता है और उसको गर्म करने के बाद उसी से आयरन किया जाता है। तो यहाँ पे वो आयरन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे विद्युत का बात कर रहा है। तो क्या होता है, ये दोनों का दोनों, मतलब कि ये अब्रक का उपयोग, मतलब कि ये जो विद्युत स्त्री होता है उसमें अब्रक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो उसका उपयोग किया जाता है क्योंकि वो ताप और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। यदि वो कुचालक नहीं होगा तो आपको पकड़ने में कैसा बनेगा? और वो कुचालक नहीं होगा तो वो गर्म कैसे होगा? गर्म करने के लिए क्या किया जाता है? उसको कुचालक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि किसी ट्यूब लाइट में चौक लगाने का उद्देश्य क्या है? मतलब कि आप देखे होंगे कि जो गांव में शादी विवाह या आपके घर में ट्यूबलाइट होगा तो उसमें चौक लगाया जाता है अलग से। उसको, उस चौक को लगाने के पीछे उसको बोला जाता है चौक, जो चौकोर साइड का होता है। अब न्यू वाला में तो कुछ चेंज आ गया है, ऐसा नहीं आता है, जो अब तो प्लास्टिक वाला आ गया। लेकिन पहले जो आता था ट्यूबलाइट, उसमें एक अलग से चौक आता था, उसको चौक बोला जाता था। उसको लगाने का उद्देश्य क्या होता था? उच्च वोल्टेज का प्रेरित करना, कम प्रतिरोध को प्रेरित करना, उच्च प्रतिरोध को प्रेरित करना, कम वोल्टेज को प्रेरित करना। तो उसका बेसिकली काम था उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। यदि उच्च वोल्टेज होगा तो क्या होगा? उच्च वोल्टेज मतलब कि वोल्टेज की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगा? उसको यदि वोल्टेज की मात्रा अधिक होगी तो आपको पता होगा कि वोल्टेज से क्या होगा, मतलब कि जो ट्यूबलाइट होगा अच्छी तरह से जलेगा। तो उसको क्या, उसका मेन उद्देश्य क्या है? उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना ही मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि जल में सामान्य लवण को घोल में होते हैं, मतलब कि जो जल होता है उसमें सामान्य लवण का घोल में होते हैं। क्या होता है? सोडियम एवं क्लोरीन के प्राकृतिक परमाणु, सोडियम के ऋणात्मक आयन एवं क्लोरीन के धनात्मक आयन, सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन, सोडियम क्लोराइड के अणु। आपको पता होगा कि जो जल होता है उसमें जो जल होता है वो किस जल में सामान्य लवण के घोल से, मतलब कि लवण का अर्थ क्या होता है? नमक। और नमक किससे बनता है? NaCl। आपको पता होगा कि जब हम सोडियम क्लोराइड को जल के अंदर डालते हैं तो क्या होता है? सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। तो उसके घोल के अंदर क्या होता है? सोडियम के धनात्मक आयन, क्लोरीन के ऋणात्मक आयन क्या हो जाता है? लवण के घोल में हो जाता है। सोडियम के ऊपर धनात्मक आयन आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाता है? ऋणात्मक आयन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोगों से पूछ रहा है कि HCl मतलब कि हाइड्रोजन क्लोराइड और CH3COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल है, क्योंकि इसमें H अणु की संख्या कम होती है। यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। इसमें क्लोरीन होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। आपको पता होगा कि HCl जो होता है वो बहुत अधिक शक्तिशाली एसिड होता है CH3COOH की तुलना में। तो ये क्यों होता है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो HCl है ये क्यों होता है?
HCl CH3COOH से क्यों शक्तिशाली होता है? क्योंकि यह जो HCl को, जब आपको पता होगा कि जब हम HCl मतलब कि जैसे ही हम अम्ल को जल के अंदर डालते हैं तो क्या करता है, वो H+ आयन डालता है, और हम अम्ल को भस्म को अम्ल और क्षार को जैसे ही जल के अंदर डालते हैं तो वो OH+ दान करता है। तो हम इसके अंदर जब HCl को जल के अंदर डालते हैं तो क्या करता है, यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। मतलब कि वो जितना भी उसका H+ आयन होता है वो पूरे के पूरे आयनित हो जाता है, लेकिन CH3COOH ऐसा नहीं करना है। इसलिए क्या है, यह अधिक शक्तिशाली होता है। यह क्यों होता है, इसके कारण क्या होता है, यह अधिक शक्तिशाली होता है। तो अधिक शक्तिशाली होने के पीछे क्या कारण है, ये इसके ऊपर जो H+ आयन होता है यह पूर्ण रूप से आयनित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन आ सकता है। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा है जिसको आपको अंदर लेते हैं, मतलब कि सेवन करते हैं तो क्या होगा, आप अंधापन हो जाइएगा। C6H12O2, CH3OH, CH3COOH, C2H5OH। तो अंधापन होने के पीछे होता है, एक होता है अल्कोहल जिसको बोलते हैं मिथेनोइक अम्ल। ये क्या होता है, मिथेनोइक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इससे शराब नहीं बनता है, शराब बनता है CH3C2H5OH। इसका ही शराब बनता है। किसका बनता है, इसका शराब बनता है। लेकिन यदि आप CH3COH, ये क्या होता है, पॉइजन होता है, जहर होता है, और इसको भी क्या करता है, OH लगा हुआ है, और OH का मतलब क्या होता है, अल्कोहल। OH का अर्थ क्या होता है, आपको पता होगा कि अल्कोहल के लिए हम क्या लगाते हैं, अल्कोहल के लिए OH लगाते हैं, और यही फॉर्मूला बना देता है। और ये क्या होता है, जो सस्ता शराब होता है उसमें CH3OH मिला देता है, और उससे क्या होता है, अंधापन हो जाता है। आप सुनेंगे कि बहुत सारा केस डुप्लीकेट शराब पीने के कारण, आप हमेशा न्यूज में सुनते होंगे कि डुप्लीकेट शराब पीने के कारण कुछ लोगों की मौत हो गई, अंधापन हो गया। वो किसके कारण होता है, तो वो सेवन कर लेते हैं CH3OH। लेकिन जो शराब बनता है वो बनता है C2H5OH के। ये शराब इंसान को हार्मफुल नहीं करता, हार्म तो करता ही, हमारे जो फेफड़ा होता है उसको हार्म करता है, लेकिन अंधापन का कारण ये नहीं बनता है। अंधापन का कारण कौन बनता है, अंधापन का कारण बनता है CH3OH। आज के लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत रखते हैं। मतलब कि जीवित जीवाश्म ऐसे जीवाश्म, वैसे जीव जो जीवित रहते हैं। पाइन्स है, साइकस है, सेलाजिनला है, या सेड्रस है। निम्नलिखित में से कौन सा जिसको जीवित जीवाश्म के अंतर्गत रखा जाता है, तो जीवित जीवाश्म के अंतर्गत रखा जाता है साइकस को। मतलब कि जो साइकस है वो जीवित जीवाश्म के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि ये लंबे समय तक जीवित रह जाता है, और ये ज्यादातर मूवमेंट नहीं करता। यदि ये किसी जगह पे बैठा हुआ है तो वहीं पे रहता है, और ये लंबे समय तक मूवमेंट नहीं होता, और हमारे पर्यावरण में कितना भी चेंज आ जाए यह खुद में चेंजेस नहीं करता है। इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा गया है, इसको जीवित जीवाश्म के अंतर्गत रखा गया है। सो आई थिंक आपको समझ में आया गया। आज हम क्या किए, तो आज हम बिहार डीएलएड 2026 के सेट नंबर 15 के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। एंड आप कितना स्कोर किए आपको उस अपने स्कोर को भी बताना है। देन आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे।